नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मदिरा पर मार। जी हाँ, 2 महीने पहले महेश्वर में आयोजित हुई मोहन कैबिनेट में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला किया गया था और अब मोहन सरकार के इस फैसलों को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। नई शराब नीति के तहत 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री रोक दी गई है और इस फैसले से जहां साधु संतों में खुशी की लहर है, तो बीजेपी नेता इस फैसले को धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया अहम कदम बता रहे हैं। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार शराबबंदी के नाम पर फिर गुमराह कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश में शराबबंदी का यह फैसला मोहन सरकार की छवि को और मजबूत करेगा और क्यों कांग्रेस को यह फैसला गुमराह करने वाला नजर आ रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सत्रह धार्मिक स्थलों पर हुई शराबबंदी, मोहन सरकार की और मजबूत होती छवि। धर्मपथ पर आगे बढ़ रही मोहन सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया। 1 अप्रैल से ही प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी कर दी गई है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था कि 11 जिलों में आने वाले 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू होगी। यहाँ की सभी शराब दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और मंगलवार से ही इन धार्मिक नगरों में शराब की सभी दुकान पर ताले लगे हुए दिखे। जाहिर है कि शराबबंदी को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब मोहन सरकार के ऐलान के बाद इसे लागू भी कर दिया गया। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उसके साथ साथ कुछ और पंचायतें भी हैं। टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ वहां पर अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। तो एक ऐसे स्थानों पर अब शराबबंदी की हमने शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। जिन धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की गई, वहां शराब दुकानों के अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ 17 दुकान बंद हो गई हैं, वह 11 होटल्स और रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिलेगी। इधर शराबबंदी के फैसले पर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर एक बार फिर जनता को भ्रमित करने का काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। 17 शहरों में जहाँ शराबबंदी कर रहे हैं उन शहरों से आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आपको शराब मिल जाएगी। काला बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्लैक में शराब बंटवाने का काम शुरू कर रहे हैं। याद हो तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी प्रदेश के 17 शहरों को पवित्र नगर घोषित करके यहाँ कई प्रतिबंध लगाए जाने थे, लेकिन आदेश पर अमल नहीं हो पाया। हालांकि अब मोहन सरकार जिस तरह से धर्म पथ पर चल रही है और जो फैसले वो ले रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अब तक जो नहीं हुआ अब वो प्रदेश में होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये फैसले आने वाले दिनों में मोहन सरकार की छवि को और मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। और आमतौर पर सरकारें ये रोना रहती रेवेन्यू का, क्योंकि आजकल सब कुछ जीएसटी में है, तो जो वेट के अंतर्गत चीज़ें बची हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो, शराब हो, रजिस्ट्री हो, तो बस सरकारें एक से लोकप्रिय कदम उठाने से बचती हैं। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी धार्मिक नगरों को लेके, क्योंकि इससे मिलते जुलते कदम उठाने का प्रयास कई बार हुआ है, लेकिन ये कदम हमने देखा उठाया और 2 महीने में इसका इम्प्लीमेंट भी हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये केवल राजनीतिक नजरिए से उठाया कदम है या वाकई सरकार इसको लेकर गंभीर थी? नहीं, सरकार इसको लेकर के गंभीर है। कुछ फैसले हमको लग सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से है, लेकिन कुछ फैसले कहीं ना कहीं समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, मोटे तौर पर अगर भाजपा का आधार देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण उनके ध्येय में रहता है।
तो स्वाभाविक रूप से ये जो 17 नगर या पंचायतें हैं, किसी एक पंचायत या नगर में 2 हैं, तो वो टोटल स्थल 19 हैं जी। पंचायत और नगर मिलाकर के वो 17 होते जी। हैं, लेकिन स्थल जो है वो 19 हैं। मेरी दृष्टि में ये निर्णय जो है उनका बहुत अच्छा निर्णय है, सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। और न केवल ये निर्णय, समय के साथ अब सरकार को आगे बढ़ना चाहिए पूर्ण रूप से शराबबंदी, क्योंकि शराब और नशा व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से जितना पतन करती है, वो उसके नैतिकता का जितना पतन करती है, उतना पतन किसी दूसरे से नहीं होता। प्रसंग से हट करके मनोज जी, आप क्योंकि पत्रकारिता में हैं, जितने चाइल्ड रेप होते हैं वो ज्यादातर सब शराबी होते हैं। 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची। तो मेरी दृष्टि से तो ये निर्णय बहुत अच्छा है, सरकार को शराबबंदी की ओर लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ समाज में भी बहुत जागृति की आवश्यकता होती है। जहां पर शराबबंदी लागू है, वहां कोई व्यक्ति अगर ला करके कहीं पी रहा है, तो मैं समझता हूं समाज को खुद आगे रह करके पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अब जैसे 2 राज्यों में शराबबंदी है, गुजरात में हो, बिहार में, लेकिन जो लोग सामाजिक तत्व हैं वो शराब ले जाते हैं। ये सुर्खियों में तभी आता है जब वो शराब से कुछ लोग मर जाते हैं, बाकी अपना चुपचाप जो काम चल रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जो राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी, और जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो भी, उनको अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहिए। और जिन नगरों में शराबबंदी है, वहां अगर कोई शराब ले जाता हुआ दिखे तो उसको बिल्कुल चुपचाप पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं समझता हूं इस पर तभी इस पर ठीक ढंग से अमल हो पाएगा। जी तो प्रभु जी, इतना आसान है क्या? क्योंकि सूचना तो अभी हम देखते हैं अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, लोग नए नए तरीके भी निकालते रहते हैं, लेकिन कई जब हम राजनीतिक दलों का जिक्र करें तो उनके कई सारे ऐसे नेता जिनके खुद के शराब के ठेके हैं, तो वो तो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ हो। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो इसको सबसे बड़ी चिंता जो शर्मा जी ने कहा, इसको इम्प्लीमेंट कराने की होना चाहिए। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि सरकारों ने निर्णय लिए थे कि धार्मिक स्थलों की बात कर लें या नर्मदा से 5 किलोमीटर की बात कर लें, हाईवे से 1.5 किलोमीटर की बात कर लें, 1000 मीटर की बात कर लें, तो उसका तोड़ निकाल लिया जाता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार ने जिस अच्छी नीयत से फैसला किया है, अधिकारी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, उसको कराएं। देखिए, सरकार ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है मनोज जी, और बहुत अच्छी नीयत से निर्णय लिया है। बिल्कुल अच्छा प्रयास है सरकार का। धार्मिक स्थलों पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दुकानें। सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। लेकिन एक चीज़ है, इस निर्णय के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जिसको पीना हो वो अपनी लाके पी सकता है, उस पर स्वतंत्र, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तो जो है शहर की पी सकता है जी। हाँ, शहर की सीमा के बाहर दुकान है, आप वहाँ से जाइए, अपनी बोतल खरीद कर घर ले आइए, उसके बाद पीजिए, उसमें कोई रोक नहीं है सरकार की तरफ से। तो इसलिए ऐसा हमारे प्रदेश में वो बिहार जैसा नहीं होने वाला है, गुजरात जैसा नहीं होने वाला है कि कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन आधे गुजरात की जो आधी शराब मध्य प्रदेश से ही जाती है, ऐसा कहते हैं। बिहार में अभी आज ही एक बिहार का एक जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि इंडेन का गैस का टैंकर जो जालंधर से गैस लेकर कागज में निकला झांसी के लिए। इंडियन ऑयल की गैस जो है, जो हमारे घरों में रसोई गैस इस्तेमाल होती है, और उसको रास्ते में रोका तो उसको जब उसका ढक्कन खोल कर उसका जो है उसको देखा गया तो उसके अंदर 900 पेटी शराब निकली जो बिहार जा रही थी। तो आपने ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा? बिहार को ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा कि घर घर लोग गली मोहल्ले में अवैध शराब बनाएं, पिए, जहरीली शराब से लोग मरें? तो बिल्कुल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सोच समझ माल भी नहीं मिले और जान भी जाए, रेवेन्यू मिले नहीं और जान भी जाए, सही निर्णय लिया है। जिसको पीना है शहर की सीमा के बाहर है, उन्हें एक सीमा तय कर दी है कि सीमा के बाहर, जैसे पवित्र नगर हमारे यहाँ घोषित किए गए थे। उन्हें कहा महाकाल मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे पे मांस मछली की दुकान नहीं होगी, लेकिन उज्जैन पवित्र शहर घोषित हो गया। तो वैसे जो हमने जो सरकारों के जो प्रबंध होते हैं, राजनीतिक बातें अलग होती हैं और जो है बाकी चीज़ें अलग होती हैं, तो इतना भेदभाव, जो इतना अंतर तो दिखाई देता है। तो सरकार का सही निर्णय है। आप पूरी तरह बंदिश ही कर देंगे उज्जैन में यदि शराब, या ओंकारेश्वर में शराब, की ओंकारेश्वर में कोई शराब नहीं पिएगा तो लोग बाहर जाकर पिएंगे, वहाँ से लुढ़कते हुए वापस लौट कर आएंगे, आने जाने में एक्सीडेंट होगा, तरह चोरी से लाएंगे, बहुत सारी वो चीज़ें होंगी जो कि नियम कानून जो आप कह रहे हैं वो सब टूटेंगे। तो उसकी उपाय सरकार की तरफ से किया गया है। बस ये है कि आप देखिए कि आपने 47 दुकानें बंद की 17 शहरों में, उसके बावजूद यदि हमारे जो ठेके उठे हैं तो जो है पिछले बार से ज़्यादा महंगे ठेके उठे हैं। 16,000 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को आ रहा है, 16,000 पिछले बार 13,000 करोड़ का राजस्व मिला था। तो निश्चित तौर पर सरकार, चूंकि ये जो शराब है या सिगरेट है या तंबाकू है, जो नशा है, ये जब से मानव सभ्यता है उसके साथ चला रहा है मनोज जी।
आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। आदमी कोई ना कोई विकल्प खोज ही लेगा। और विश्व की कई ऐसी संस्कृतियां, कई ऐसे देश हैं जहां पर कि शराब जो है हमारे जैसे देश में जो बुराई मानी जाती है वहाँ बुराई नहीं मानी जाती। हमने तो कोरोना काल में देखा ना, लोग सैनिटाइजर पी के मर गए शराब की नहीं, तलब आप में। अमेरिका चले जाइए, ठंडे देशों में चले जाइए, वहाँ के लिए वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ जैसे हम चाय पीते हैं वैसे वहाँ लोगों को शराब देते हैं जब मेहमान आते हैं, या घर में पीते हैं, बच्चे साथ में डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ के खाने के पहले पीते हैं, तो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। तो शराब को ये कहें या कोई भी नशा कहें जिसको कि हम लोग बुराई, सामाजिक बुराई मानते हैं, जिनको अपराधों की जड़ हम कहते हैं, वो सिर्फ हमारे देश में, हमारी सोच में, हमारी संस्कृति के लिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके लिए वो ऐसी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वो हमारे यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ क्या अलग नियम कायदे पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। हमारे जो धर्म पुराण है, हम जो यदि सांस्कृतिक धारा से आते हैं, उसमें इस चीज़ को बुराई के तौर पर माना गया है। देवताओं का पेय को हम सोमरस कहते थे, रावण के पेय जो असुरों के पेय है उसको हम शराब कहते थे, मदिरा कहते थे। अब वो पता नहीं कौन सा पेय होता था, तो उस जमाने की बात है। लेकिन यदि हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सरकार के लिए एक आबकारी विभाग बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला भी विभाग है। उससे जो है जो आय होती है उससे सरकार विकास के कार्य कराती है, इसलिए शराब बेचती है सरकारें। नहीं तो बंद कर दें तो फिर गुजरात हो जाए या बिहार हो जाए कि आप नाम के लिए तो शराबबंदी कर रहे हैं लेकिन अवैध शराब आपके यहाँ मिल रही है जिससे कि लोग मर भी रहे हैं। तो वो स्थितियाँ तो मध्य प्रदेश में नहीं है। सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, कारगर निर्णय मुझे लगता है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा रही, लेकिन यही कांग्रेस हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी कह रही थी सरकार बनेगी, शराबबंदी करेंगे। सरकार 5 साल रही, कुछ हुआ नहीं। उल्टे अब जो बीजेपी की सरकार वहाँ गई उसने शराब के रेट और कम कर दिए वहाँ। तो कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। देखिए मनोज जी, शराबबंदी मध्य प्रदेश में तो संभव नहीं है क्योंकि आपके पास रेवेन्यू के बाकी सोर्स नहीं है आपके पास। वो तो सारे राज्यों को वही हाल है, जीएसटी की बात यदि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी सरकार जो रही है, बघेल सरकार पूर्ववर्ती सरकार थी, वो वादा करके गई थी घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन कहने की बात अलग है, जब आप सरकार में आते हो तब आप आर्थिक हालत देखते हो सरकार की, माली स्थिति कैसी है, आपको विकास कार्य भी करना पड़ते हैं, तब आपने कदम खींच लिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिला। जिस तरह से किसानों के कर्ज माफी की बात की गई थी कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, जब आप सरकार में आए तो आप कहने लगे कि खजाना खाली है, हम अभी ये नहीं कर सकते। आप उसने कई तरह के कंडीशन लगा दिया। आप दूसरे राज्यों में भी चले जाओ, चाहे कर्नाटक में चले जाओ, चाहे तमिलनाडु में चले जाओ, आंध्र में चले जाओ, जब आप वादा करके जाते हो, जब सरकार में आते हो तो आप वो वादा पूरा इसलिए नहीं कर पाते हो कि आप हकीकत में रहते हो। आपको मालूम है कि आप कितना खर्च कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, तनख्वाह देने के लाले पड़ जाएंगे आपको। तो कहने की बात अलग है, वो करने की। मध्य प्रदेश में तो देखिए कमलनाथ सरकार आई थी, वो कहती है मॉल में हम आउटलेट बनाएंगे, लड़कियों के लिए अलग बनाएंगे, विदेशी शराबें और अच्छे से मिलेंगी, लोगों को सुगम तरीके से मिलें, महिलाएं भी शराब की दुकान में बैठे। क्योंकि हकीकत है, आप शराबबंदी करके एक तरह से यदि आप बंदी भी कर दोगे तो लोग अवैध शराब पिएंगे। अवैध शराब पिएंगे तो आपने देखा कि हमारे यहाँ शराबबंदी नहीं है, इसके बावजूद भी सस्ती शराब के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, कई मौतें हो जाती हैं। इसके बाद कमेटी बनती है, वो विचार करती है कि किस तरह से आप लोगों को आसानी से शराब मिल सके, जिससे कि वो अवैध शराब और जहरीली शराब ना जो सस्ती के चक्कर में ना मरे। इसके लिए बाकायदा कमेटी बनी हुई थी, राजेश राजौरा के एसीएस जो होम है उनके नेतृत्व में बनी थी। तब आप जब हादसा हुआ था तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार शराबबंदी नहीं कर सकती, लेकिन शराबबंदी की दिशा में वो बार बार ये कहती रही है। चाहे शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में देख लीजिए, चाहे उमा भारती वही मांग करती रही, वही मोहन यादव भी कहते रहे, जागरूकता लानी चाहिए। पहले हमने देखा है कि जो पवित्र नगर घोषित किए गए थे, चाहे वो नर्मदा किनारे की 5 किलोमीटर के दायरे शराब की दुकानें बाहर की, इसके बाद अहाते बंद किए, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। धार्मिक शहरों को अब जिस तरह से शराब मुक्त कर दिया गया है क्षेत्रों को, उससे धार्मिक शहरों की एक जो पवित्रता है, जो लोगों की आस्था है, वो कम से कम बरकरार रहेगी। कि लोगों को जो शराब की वजह से जो वहाँ पे पिछले दिनों ही हमने देखा उज्जैन में एक घटना हो गई थी किस तरह से, तो पूरे शहर की जो एक बदनामी होती है कि धार्मिक नगरी में कम से कम ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो एक धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे और एक धार्मिक जो पवित्रता है नगर की वो बरकरार रहे। इसलिए इस तरह के कदम उठाए गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम है, एक तरह से हम शराबबंदी की दिशा में बढ़ रहे हैं। कम से कम जागरूकता फैला सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, समाज को जागरूक करने का काम है। शराबबंदी करके आप वहां पे जो प्रभु जी ने भी कहा कि आप पूरी तरह बंद करेंगे, दूसरी जगह से पीकर आएंगे, हादसे होंगे। तो सरकार कोशिश तो कर रही है ना, सरकार कोशिश ही ना करे कि उस दिशा में कि सामाजिक रूप से ये बुराई है तो उसको कमजोर करने की, इसको एक तरह से कंडीशन लगाने की। जैसे कि रास्ते में हादसे होते हैं तो कोर्ट कहता है कि हेलमेट लगाइए, यदि आप छोड़ दें कि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अभियान ना चलाए पुलिस, तो आप देखिए और ज्यादा हादसे होंगे। तो पुलिस की तरह ही वैसे ही सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम शराब पिए। यदि सुगमता से आपको आसानी से घर के पास मिलेगी तो आप मान के चलो जो शराब पीने वाला है उसको तलब लेगी, 2 मिनट में उतरेगा और ले आएगा। 5 किलोमीटर बाहर जाएगा, शहर से बाहर जाएगा तो वो सोचेगा एक
एक बार कि भाई चलो कम पिएगा, या पहले से लाकर रखेगा, कई बार कमी रह जाएगी तो नहीं जाएगा। ये भी तो ध्यान रखना बहुत पड़ेगा। सारी जैसे चीजें हैं हमने ना। देखा था कि पड़ोस की बात कर रहे हैं नर्मदापुरम में कि होम डिलीवरी करने लगे थे, तो ऐसा स्वरोजगार का एक नया साधन ना बन जाए कि एक पास के राज्य शहर से जाए आदमी, वो घर ला के 10-20 रुपए ज्यादा में ला कर दे दे, और सरकार की जो नियत थी, मंशा थी, उस पर पानी फिर जाए। निश्चित तौर पर इस पर आपको सरकार को ध्यान देना होगा कि होम डिलीवरी जिस तरह दूध की होती है वैसे शराब की डिलीवरी ना होने लगे। तो उसके लिए तो आपके पास आबकारी विभाग है, आपके पास पुलिस है। निश्चित तौर पर ये यदि अपनी कार्रवाई या जो अपनी कर्तव्य है वो ईमानदारी से पालन करेंगे तो वैसा होगा नहीं कि होम डिलीवरी हो जाए, क्योंकि कोई घर में शहर में लाकर रखेगा उसको फिर सप्लाई करेगा। तो आप देखिए राजधानी में भी हम बार बार देखते हैं ना, शराब की दुकान नजदीक होने के बावजूद भी होम डिलीवरी जैसे सिस्टम है, तो अभी शराब मिल रही है, पकड़ाते हैं। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें यदि कर्तव्य के हिसाब से यदि पालन कराया जाए, पुलिस ईमानदारी से काम करे, आबकारी विभाग ईमानदारी से काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि होम डिलीवरी हो पाएगी। यदि यही डिपार्टमेंट जिस तरह से हम देखते हैं मिलीभगत रहती है, उनकी मिलीभगत से ही तो होती है इस तरह की कार्रवाई, और कुछ लोग होते हैं जो जिन पर कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और लोग कम शराब पिएंगे। उससे तो बाद में जब हम देखते हैं कि खपत पे भी फर्क पड़ता है कि किस तरह से यदि वहां आसपास की दुकानें बाहर गई हैं, तो नर्मदापुरम की हम बात करें, जिस तरह से जब शहर से 5 किलोमीटर के बाहर की गई थी तो खपत हमने देखा था बढ़ गई थी, जो आप कह रहे हैं। तो अब सरकार को भी देखना चाहिए ना, शहर से आपने बाहर कर दी, खपत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही, कहाँ आ रहा है? यदि आपने शहर से बाहर इसलिए की है ना कि शराब लोग कम लें और ज्यादा ना पिए, तो और खपत बढ़ रही है तो इस पर भी सरकार को विचार करना होगा कि खपत बढ़ रही है तो इसकी डिलीवरी हो कहाँ रही है, शहर वाले ज्यादा लेने आ रहे हैं या होम डिलीवरी हो रही। ये तो जो काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, चाहे आबकारी वाले हैं चाहे पुलिस वाले हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है कि वो जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका पालन किस ईमानदारी से करते हैं वो। बिल्कुल। तो शर्मा जी, जो बात ब्रजेश जी ने भी कही, हमने भी देखा उमा भारती के दबाव में पिछली सरकार ने आते बंद कर दिए। नतीजा हुआ कि हमला जरूर है, पुलिस भी आबकारी भी है, कि हर सड़क किनारे आपको शराब दुकानों के बाहर भीड़ मिल जाएगी। कहने के लिए कार्रवाई होती है 1 दिन 2 दिन, फिर वही हाल हो जाते हैं। तो ये जो सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नीचे वाला अमला है, कम से कम उसको भी इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा और ध्यान देना होगा कि ऐसा ना हो पाए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार समाज निर्माण के जो निर्णय कोई भी सरकार लेती है, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, तो अमले, सरकारी अमले का भी एक पक्ष, समाज का भी एक पक्ष कहीं ना कहीं उसको तोड़ने में पूरी ताकत के साथ लग जाता है। शराब के साथ बार बार में लगभग यही होता है। और होम डिलीवरी शराब की अभी भी होने लगी। वो जो दुकानदार के जो नियमित ग्राहक हैं, तो वो होम डिलीवरी करते हैं और एक बॉटल पे 100 रुपया ज्यादा लेते हैं। वो होम डिलीवरी अभी भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये आशंका बेकार नहीं है कि इससे होम डिलीवरी बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ेगी। जो मैंने पहले कहा कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। सरकारी अमले पर भी यदि समाज का दबाव रहेगा तो मैं समझता हूं वो एक कदम पीछे हटाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो कहीं ना कहीं अगर उसने तय किया है तो भीतर और बाहर उसका निर्णय एक जैसा ही रहता है। इसको क्रियान्वयन कराने में मुझे लग रहा है कि समाज को खुद भी आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं संस्कार। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में शराब की लत अगर देखें, 1000 बुराइयां थी उस सल्तनत काल में, लेकिन सल्तनत काल में भी शराब प्रतिबंधित थी। शराब की शुरुआत 1773 के आसपास से अंग्रेजों ने की और अंग्रेजों ने करके इतना भ्रम फैलाया उन्होंने कि हमको लगता है कि साहब शराब तो हमारे यहाँ से पहले से ही चली आ रही है। तो कुल मिलाकर के शब्दों के उन्होंने गलत अर्थ, जैसे मान लीजिए अभी पटेरिया जी ने सोम रस कहा। सोम जो है व्यक्ति के स्वभाव की जो सौम्यता है, जिससे उसका व्यवहार मृदु होता है, उसे सौम्य कहा गया है। रस जो है वो लिक्विड नहीं है, रस यानी भाव है। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो वात्सल्य रस पढ़ते हैं, क्रोध रस पढ़ते हैं, रौद्र रस पढ़ते हैं। ये सोमरस वो है, इसीलिए शांति का जो देव है, चंद्रमा का नाम सोम है। तो वेद की ऋचाओं में जो सोमरस है वो व्यक्ति की वो केंद्रीभूत चेतना के लिए है जो व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार को मधुर बनाता है। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ एजेंट तैयार किए और एजेंट तैयार करके, जैसे मेरे गांव में तीतर बहुत ज्यादा होते थे, तो जो तीतर के शिकारी आते थे वो एक प्रशिक्षित तीतर लाते थे, वो तीतरों को झुंड में डाल देते थे। तो वो प्रशिक्षित तीतर सारे तीतरों को घुमा करके उनके जाल में फंसा देता था। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने कुछ तीतर तैयार किए और समाज में फैला दिए। और चूंकि शराब पिला करके वो भारतीय मानस की प्रज्ञा शक्ति को, प्रतिभा शक्ति को, उसके कौशल को, उसको नष्ट करना चाहते थे ताकि वो नौकर बने। भारतीय समाज व्यवस्था में नौकर इससे पहले, अंग्रेजों से पहले कोई नहीं था, सब लोग मालिक हुआ करते थे। जूता भी अगर जोड़ रहा है तो वो मालिक था, वो मना कर सकता है हम आपके जूते नहीं जोड़ रहे, लेकिन नौकर नहीं मना कर सकता, भले वो चीफ सेक्रेटरी हो। तो भारतीय समाज को नौकर बनाने के लिए
ये जो शराब प्रकरण चलाया वो उन्होंने अंग्रेजों ने चलाया, तो कहीं ना कहीं आज फिर सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा विषय लिया, बल्कि इस पर तो शराब किस तरीके से मानसिक क्षय करती है व्यक्ति का, शारीरिक क्षय करती है, प्रबुद्धता को समाप्त करती है, इस पर भी एक आप अलग से चर्चा, केवल बुद्धिजीवियों की चर्चा रखिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उस पर आपने अच्छा सुझाव दिया जी। लेकिन प्रभु जी, शरीर विज्ञान के लोगों का, जी, जो मनोविज्ञान के लोगों का, उनको रख कर सकते हैं जी। बिल्कुल। तो सामाजिक बुराई तो है, हम देखते हैं, लेकिन सरकार भी हम देखते हैं कि उसी से पैसा आता है, उसी से लेके शराबबंदी के पोस्टर छप जाते हैं, 1 महीने का कार्यक्रम हो जाता है, सरकार रैली जुलूस जलसा कर लेती है। लेकिन जब ठेके होते हैं हम देखते हैं तो वही अमला वही सरकार होती है, विरोध उठता है कि यहाँ दुकान बंद कर दी जाए, मंदिर है, स्कूल पास में, अभी राजधानी में कई सारी जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, हफ्ता 15 दिन वो चलता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो सवाल ये कि जनता अगर पुकार कर रही तो सरकार से डिमांड कर सकती है, लेकिन अगर सरकार या सरकारी अमला नहीं सुनेगा तो वो करे क्या? देखिए मनोज जी, हमारे तो खुद पौराणिक आख्यानों में ये बात कही है कि जो बुराई का पैसा है वो भलाई काम में नहीं लगना चाहिए। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, यदि आप शराब का पैसा विकास में लगा रहे हैं तो उसको रोकना चाहिए, तो इसमें पूरी तरह बैन होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में आप जो पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है, भारत है, उसमें पूरे में शराब बंदी कर दीजिए, ना बनेगी ना बिकेगी, तो प्रतिबंध हो सकता है, तो रोक हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है। जहाँ तक भाई साहब ने प्रज्ञा की बात की है, तो वाकई में वो शराब न पीने वालों की प्रज्ञा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज जब वर्तमान में हम देखते हैं 21वीं सदी में, तो एलन मस्क कौन बनता है? शराब पीने वाला बनता है। चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला कौन है? वो भी शराब पीता था। तो एक वो तो आपने जिक्र कर दिया ना कि इन चीजों को ऐसा नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं ये कहने का आशा ये है, इन चीजों को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हम इसको सामाजिक बुराई मानते हैं, हम अपने देश के हिसाब से, तो हमको अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों को पूरी तरह शराबबंदी करनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह, ये नहीं हो आधी अधूरी हो। क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मंदिर के आसपास या पवित्र शहर के अंदर वो शराब नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको पीना है वो बाहर से आकर ले आए, तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। उसी शराब के पैसे से आप डेवलपमेंट, हर साल उसकी ठेकों की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं आप 10%, और उसके बाद जो है आप उसी पैसे को डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इसके विकल्प खोजने होंगे कि शराबबंदी, जो उमा भारती भी कहती थी कि शराब बंद करिए और इसका विकल्प दूसरी जगह खोजिए। आप उससे जो आय हो रही है आपको 1600 करोड़ रुपए की, उसका विकल्प आप दूसरी जगह 16,000 करोड़ रुपए की आप दूसरे विकल्प खोजिए, दूसरे उद्योग धंधों से लाइए और कहीं से लाइए, शराब पर आश्रित ना रहिए। तो शायद उसके बाद पूरी तरह जो प्रतिबंध की बात है, बंदी की बात है, वो तब सफल हो पाएगी। बिल्कुल, कई सारे तर्क वितर्क हैं इसको लेके, लेकिन बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, धार्मिक शहरों के सहारे ही सही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ब्यूरोक्रेसी, जिन पर इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है, सारा दारोमदार उन पर रहेगा, दारोमदार, कि वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। क्योंकि सरकार ने तो मंशा अच्छी है, लेकिन कई बार अच्छी मंशा हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के कारण फेल हो जाती है, और कई बार खराब निर्णय ब्यूरोक्रेसी के कारण वो सफल होते नजर आ जाते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि ये जो निर्णय है, ये भी जिस उम्मीद के साथ लिया गया है, जिन कारणों से लिया गया, वो अपने कारणों में सफल रहेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।